दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको जयंती रंगानाथन की लिखी कहानी बेबात बेसब्रियाँ। मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ ऐसा करूँ। आज का न्यूज़पेपर देखा? पहले पेज पर खबर थी, 10 साल बाद कॉलेज की एक लेक्चरर ने अपनी कुलीग पर रेप का चार्ज लगाया है। दोनों लिव इन में रहते थे। मज़े की बात कि वे जेल भी पहुंच गया। 10 साल बाद क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? बोलो, अरे बोलो ना। सुधीर के चेहरे पर एक झल्लाहट थी। उसने जवाब नहीं दिया, बस रुक रुक कर अपनी ड्रिंक की चुस्कियां लेता रहा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी है। पहले पैक का नशा नहीं हो सकता था। पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि सुधीर के सामने उल्टा सीधा बोलूं, गालियां निकालूं, उसे भला बुरा कहूं, चिल्लाऊं, जोर जोर से बोलूं, बाल खोलकर आंखें निकालकर वहशियों की तरह चिल्लाऊं, मुक्के से मारूं, बाल पकड़कर खींच लूं, हाथ के नाखून उसके गालों में घुसा दूं, सिर के बाल नोच लूं, मुंह में वोडका भर के गरारे करते हुए उसके ऊपर फेंकूं। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। मेरे अंदर इतना जंगलीपन होगा, अंदेशा नहीं था मुझे। आज तो दोनों तय करके आए थे अपनी अंतिम मुलाकात का जाम छलकाने। फिर किस बात का इतना गुस्सा? ऐसा क्या कर दिया था सुधीर ने मेरे साथ? जो था वो एक साथ था, जो नहीं था दोनों के लिए नहीं था। साथ बीता समय शिकायतों भरा या तन्हा रहा, ऐसा भी नहीं था। सुधीर को मेरी सीमा पता थी और मुझे उसकी। लिमिट्स कभी क्रॉस भी करते थे तो पूरे एहसास के साथ, एक दूसरे को जताते हुए। इस रिश्ते में शायद पलड़ा मेरा ही भारी था। मैं मुझसे ज्यादा जिम्मेदार था, जिम्मेदार से भी शायद कुछ अधिक। मेरा पति विद्युत तो साल में 6 महीने बाहर ही रहता था, मर्चेंट नेवी में जो था। बाकी 6 महीने खुली तो घूमती थी मैं। विद्युत के रहते कभी सुधीर से मिलने को नहीं बोला मैंने, और उसने भी कभी इस बात का ताना नहीं मारा मुझे। पर हर बार मैंने जहां उसे बुलाया वो आया। फिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी बेचैनी क्यों? समझ रहे थे दोनों कि अब साथ चलना मुश्किल है। कुछ रिश्ते चूक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ नया कहने को या करने को नहीं रह जाता। होता है ऐसा भी। अब जाकर महसूस कर रहे थे दोनों। बात हो चुकी थी ना, रिश्ते का दी एंड। एक तरफा कुछ भी नहीं था। कई दिनों बाद अच्छी तरह सोचने के बाद दो शादीशुदा पक्की उम्र के आदमी और औरत अपने और दूसरे के बारे में अच्छी तरह परख रखने वाले इसी समाज के बाशिंदे तो थे। तुम डर क्यों गए? जब बहुत देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा तो मैंने सुधीर को पकड़कर हिला दिया। वो सुधीर जो अभी कुछ समय पहले तक मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा हुआ करता था, जिसके साथ रहने के नाम पर अंदर बाहर भीगती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी, संवरती थी, जिसके साथ कुछ वक्त बिताने भर के लिए न जाने कितनी बेचैन हो जाती थी। उस सुधीर से पूछ रही थी मैं, क्या डर लग रहा है मुझसे? और सुधीर के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो अचानक से मुझे दुनिया का सबसे परेशान और बेचैन आदमी लग रहा था। सुधीर ने बियर का लंबा सा घूंट लिया और बेचैनी से कहा, रोशनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जरूरत है क्या इतना नीचे गिरने की? नीचे? मैंने क्या किया? ऐसा क्या कह दिया मैंने? रोशनी, मैं हैदराबाद से दिल्ली क्या तुमसे ये सब सुनने आया हूं? हद है यार, प्लीज। तुमने कहा था कि तुम आखिरी बार मेरे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहती हो। क्या इसलिए कहा था? सब नॉनसेंस। तुम्हें पता भी है, तुम होश में भी हो कि तुम क्या कर रही हो।
मुझे शर्मिंदा हो जाना था, ये सुनकर पता नहीं क्यों ढीठ बनने को जी चाह रहा है आज। मैं गलत कह रही हूँ क्या? कहने दो मुझे। आज कोई बात दिल के अंदर नहीं रखना चाहती मैं। पिछले महीने तक हम यही कहते थे ना कि जैसा चल रहा है चलने दो यार। सुधीर, कितने साल हो गए हमें? अगले महीने 9 साल हो जाएंगे। 9 साल कम होते हैं क्या 9 साल? आसान नहीं था हम दोनों के लिए रिश्ता निभाना, पर मैं निभाना चाहती थी जब तुमसे प्यार करती थी। ओह, तो अभी से पास्ट। क्या बात है रोशनी। वेल, अच्छा लग रहा है रोशनी। तुम जल्दी निकल आओगी इस रिश्ते से। आओगी क्या, लगता है निकल आई। तुम उतनी सेंसिटिव हो नहीं जितनी दिखती हो। क्या सुधीर वाकई ये सब कहना चाहता था, या मेरी बात सुनकर सिर्फ एक छोटा सा रिएक्शन था? मेरा चेहरा क्यों जलने लगा था? मैं इतना इंसल्टिंग क्यों फील कर रही थी? ऐसा नहीं था कि इससे पहले हमारे झगड़े नहीं हुए। हर मुलाकात का अंत तो झगड़े से ही तो होता था। उस झगड़े के बाद दिल भर आता था, आंखों के आंसू बंद ही नहीं होते थे, धड़कनें रुकने सी लगती थी। ये सोच भी सांसें रोक लेती थी कि अगर सुधीर अगली बार मिलने नहीं आया तो क्या होगा? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। ये सोचना ही मेरे लिए दर्दनाक था। बहुत वक्त गुजारा था उसके साथ। यही तो डिसाइड किया था हम दोनों ने, जितना भी और जो भी वक्त मिलेगा हमें साथ साथ बिताएंगे, प्यार से बिताएंगे और इसे अपनी जिंदगी मान लेंगे। और ऐसा तो कभी नहीं था ना कि सुधीर लड़ाई नहीं करता था, सुधीर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि यूँ कहो अक्सर तो वही गुस्सा करता था। कुछ वो बोलता, कुछ मैं सुना देती, और अगले ही पल उसका स्पर्श या कोई ऐसी बात हो जाती जो बिना कुछ कहे हमारी लड़ाई सुलझ जाती। हर बार ऐसा ही होता था, पर लगता है इस बार नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और अचानक से मैंने अपना गिलास जमीन पर दे मारा। इतना गुस्सा मेरे अंदर, न जाने क्या हो रहा था मुझे। ग्लास के टूटने की आवाज से वेटर दौड़ा चला आया। सुधीर ने कुछ संभल कर कहा, आई एम सॉरी, प्लीज क्लीन दिस। और मेरी तरफ गौर से देखते हुए सुधीर ने अपना ग्लास नीचे रख दिया। मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वह शायद मेरी आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना मुश्किल होगा। वो सुबह सुबह हैदराबाद से दिल्ली मेरे लिए तो आया था। इस होटल में मुझसे मिलने आया था वो, और मैं बिल्कुल संभली हुई बैठी थी। हमें साथ बैठे 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। मैं उसकी कम और अपनी ज्यादा बोल रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था मैं बोल क्या रही हूँ। मैं उसे जिंदगी के आगे की प्लानिंग बता रही थी। कुछ दिन मुंबई दीदी के पास, उनकी बेटी की शादी में पूरी तरह व्यस्त हो जाऊंगी। शादियों का मजमा यूं भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिलचस्प गप्पे, इधर उधर की बातें, शॉपिंग, हर बात पर हंसी ठट्टे, रंगीन खुशबुएं, छुटपुट खाते रहने की अजीब बीमारी, और घर में इधर उधर घूमना, सब लोगों का मजाक उड़ाना। इसके बाद अपना जो अधूरा उपन्यास है ना, वो पूरा कर लूंगी। लो, बीत जाएंगे मेरे 6 महीने चुटकी बजाते ही। इतने में विद्युत की वापसी भी हो जाएगी। उसके साथ वापस दिल्ली चली आऊंगी। तब तक दिवाली आ जाएगी। पूरा घर तोड़ ताड़ रेनोवेशन करवाऊंगी। छत पर बाग लगाऊंगी, बहुत अच्छी से खुद से गार्डनिंग करूंगी। हो जाएगा 1 साल पूरा। और ऐसे करते करते आ गई जनवरी। देखते देखते हम अलग हुए, साल भर बीत जाएगा।
फिर तय करेंगे कि एक बार फिर से मिलना चाहिए, हाँ या ना। मैंने कहा था मुझे लगता नहीं कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहूंगी। और सुधीर के चेहरे पे थोड़ी सी शिकन थी, या शायद वो मुस्कुरा रहा था। पता है सुधीर, मैं अपने अंदर कुछ तलाशना चाहती थी। लगता है तुम्हें तलाशते तलाशते अपना बहुत कुछ खो दिया मैंने। बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा। अपनी बातों में बहुत कुछ जोड़ना चाहती थी, नहीं कह पाई। अच्छा सुधीर, तुम्हें डर लगता है ना, कहीं मैं नशेड़ी ना हो जाऊं, या चरसी, या लाल चोगा पहने कोई मायावी सी औरत ना बन जाऊं। फिर कहते हो कि मायावी तो तुम हो ही, बनने की क्या जरूरत है। क्या मैं ये कहती तो तुम समझ पाते कि मेरे अंदर 2400 घंटे कैसी आग लगी रहती है। तुम्हारे साथ नहीं रहती, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, तब भी यही सब दिमाग में आता है। यह भी तो कहना चाह रही थी मैं कि हिप्नोटाइज सीखने नहीं दिया तुमने मुझे। 2 क्लास के बाद बीच में ही रुकवा दिया। डरते थे ना कहीं मैं तुम्हें हिप्नोटाइज ना कर लूं, और हमेशा के लिए अपने वश में ना कर लूं, है ना। सुधीर मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान था और मुझसे पूछ बैठा, तुम ठीक हो ना रोशनी? अच्छा, मुझे पता है तुम ठीक हो जाओगी, तुम कमज़ोर नहीं हो। और मैं धीरे से बड़बड़ाई, ठीक हूँ, घबराओ मत, मैं अपनी नस वस नहीं काटने वाली। ना आधी रात को किसी हॉस्पिटल से तुम्हें फ़ोन आएगा कि मैंने जहर खा लिया है। सुधीर की नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मुझे शायद पता था कि वो क्या कहने वाला है। कितना अच्छी तरह से जानती थी ना मैं उसे। रोशनी, किसे सुना रही हो ये सब? क्या तुमने ऐसा कभी नहीं किया? कितनी बार किया है, कितनी बार। सोचा था आज उसके सामने आंखों से ये वादा कर लूंगी कि वो कभी नहीं रोएंगी, उसके लिए कभी आंसू नहीं आएंगे। सुधीर बोल रहा था कि मैं कमजोर नहीं, पर क्या सोचकर? मैं कमजोरी तो थी, देखो ना, ठीक से अलविदा भी नहीं कह पा रही थी उसे। ये तो तय नहीं हुआ था ना हम दोनों के बीच। पिछले 6 महीने से लगातार इसी बात पर बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे। छोड़ना होगा एक दूसरे को बहुत हुआ। जब हमने तय किया कि अपने अपने जीवन साथियों से अलग नहीं हो पाएंगे, जीवन की प्रायोरिटीज बदल रही थी, हमारी जिंदगियां अलग अलग पटरियों पर जाने लगी थी, तो 2 वयस्कों की तरह हैंडशेक करके अपनी अपनी गलियों में क्यों ना निकला जाए। अब किस बात की एक्सपेक्टेशंस रह गई थी एक दूसरे से? ऐसा भी तो हो रहा है ना कि जब हम मिलते हैं, पहले की तरह हमारी ज़रूरतें, हमारी शरीर की ज़रूरतें नहीं थी। फिर ये सब क्यों? जब भी मिलते हैं पता होता है कि सामने वाले के पास शिकायतों का ठोकरा होगा। सुधीर को मेरा एडवेंचरस होना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमेशा प्रॉब्लम थी उसे कि मैं अपनों से कम उम्र के लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर जाती हूँ। अपने शरीर को ज़्यादा सहेजने लगी थी और अब तो बात बात पर विद्युत को बीच में लाने लगा था। यह भी कह देता था कि विद्युत पता नहीं कैसे तुम्हारा पति बन गया, कैसे झेलता होगा वो तुम्हें। एक्सक्यूज मी, हेलो मिस्टर, रुक जाओ। ये सब तो मैं शुरू से करा करती थी ना। मेरे इसी वाले स्वभाव पर विद्युत और तुम भी मिस्टर सुधीर, तुम भी अट्रैक्ट हुए थे। मैं घर घुसू अच्छी वाली औरत कब थी? जब पहली बार मिले थे ना, 35 की होने वाली थी। विद्युत से शादी को 6 साल हो गए थे। मैंने कहा था तुमसे, मैं अपनी दीदी की तरह हूँ, बिल्कुल धाकड़, लंब तड़ंग, मजबूत औरत, पूरी गुंडी।
तब तो तुम भी उस वक्त बड़े रोमांटिक हुआ करते थे। शेर व शायरी, कितनी कविताएं लिखी थी तुमने मुझ पर। मैं कहती थी तुमसे कि अपने दोस्तों के साथ भूटान जा रही हूँ और तुम मुझे तलाशते हुए अगले दिन भूटान पहुँच जाते थे। भूल गए क्या? और वो तुम्हारा रोमांटिक होना, वो तुम्हारा अल्लड़पन और बड़े मजाकिया अंदाज में बोल देना, सुनो रात होटल में मेरे कमरे में आ जाना, नहीं तो क्या? आप बोलो ना, नहीं तो। आज कुछ बोलने को नहीं है ना सुधीर? और मैं तुम्हारे लिए अपने दोस्तों से खेल खेला करती थी, यही बोलती थी कि अपनी नेक्स्ट नॉवल के लिए कुछ बाहर तलाशने जा रही हूँ। तुम ही तो चाहते थे कि मैं थोड़ी मैच्योर बन जाऊं, थोड़ी सी मैच्योरिटी मेरे अंदर आ जाए। सुधीर, शायद इतनी मैच्योर होती ना तो तुम्हारे साथ रिश्ता कभी नहीं बना पाती। अच्छा बताओ, ऐसी कितनी औरतों को जानते हो तुम जो शादीशुदा होकर भी मुझसे डेयरिंग हो? देखा है किसी में ऐसा डेयर? मैंने तो नहीं देखा। तुम्हें तो मेरा ये डेयरिंग नेचर बहुत पसंद था ना, फिर अब क्यों अखरने लगा? चलो मैं तुमसे साफ साफ मान लेती हूँ, मैं विद्युत के लिए थोड़ा बहुत समझौता भी कर लेती, अपने ऊपर एक भली औरत का आवरण ओढ़कर अपनी शादी निभा भी लेती। पर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूं मैं? तुम तो मेरे चाहे और मेरे बनाए रिश्ते हो ना, चाहत हो तुम मेरी। तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भी तो ये सब कर रही होगी ना, फिर मुझसे अचानक तुम गुड गर्ल बनने की अपेक्षा क्यों करने लगे थे? बोलो ना सुधीर। सुधीर के ग्लास की ड्रिंक खत्म हो गई थी। आखिरी बूंदें मुंह में उड़ेली और ग्लास की तरफ कुछ ऐसे देखा कि मानो उसे खाली होने का एहसास हो रहा था। ओह सुधीर, ग्लास में तो हमारे रिश्ते थे ना जो खत्म हो गए, अब बचा क्या है? अंदर ही अंदर परेशान थी, टूट रही थी मैं। क्या मैं इस आदमी को जानती हूँ जो मेरे सामने बैठा है? तभी अचानक से सुधीर बोल पड़ा, तुम पियोगी एक और ड्रिंक? ऐसा तो कभी पूछता नहीं था ये आदमी। वो तो जानता था मुझे एक के बाद एक 3 ड्रिंक चाहिए होते हैं। तीसरे से पहले उकता जाती हूँ, पर तीसरा सामने ना हो तो भी परेशान हो जाती हूँ। और मेरा सिर हिलाने से पहले ही उसने वेटर को आवाज़ देकर मेरे लिए ड्रिंक मंगवा ली और अपना खाली ग्लास मुंह से लगा लिया और मेरी तरफ देखने लगा। मैं सोच ही रही थी कि अपने लिए क्यों नहीं एक और ड्रिंक मंगवा लेता, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही बोल पड़ा, सुनो ज़रा बैठो, मुझे ज़रा कुछ ज़रूरी कॉल करनी है, तुम आराम से पियो, आता हूँ मैं अभी। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और झटके से खड़ा हो गया। इट्स ओवर ना? इट्स ओवर, मैंने सुन लिया था। सुधीर यही तो बोल के गया था मुझे। चला गया था मुझे छोड़ के और उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। ऐसे जाना था क्या? और अभी तो हमने लंच भी नहीं किया था और उसकी फ्लाइट भी तो शाम की थी ना। ऐसे जाना चाहता था मुझसे दूर बिना बताए। 15 मिनट बीत चुके थे, सुधीर नहीं आया, लेकिन वेटर आ गया। मैम, लंच इज़ रेडी। और मैं कुछ बेखबर सी न जाने प्लेट में क्या डाल कर लेके आई। आंखों के सामने धुंधलापन और दिमाग में सुधीर। खुद से लड़ाई लड़ रही थी मैं, खुद से क्वेश्चन, खुद से ही आंसर। लौटेगा? नहीं लौटेगा, लौटेगा नहीं लौटेगा। पता नहीं कैसा खेल खेल रही थी मैं अपने अंदर ही अंदर। चला गया है सुधीर, यही सच है। अब कोई सुधीर नहीं है मेरी जिंदगी में। यहाँ आने से पहले पता तो था ना, फिर अब कोई झूठी आशा, झूठी उम्मीद क्यों? रोशनी, संभालो अपने आप को।
अचानक से ख्याल आया, सुधीर कहा करता था थोड़ी सी मक्कार हूँ मैं, और मैं हंस देती। थोड़ी नहीं, बहुत मक्कार हूँ मैं। सभी औरतें होती हैं लेकिन बोलने से डरती हैं, और मैं बोलने से नहीं डरती। तुम हंस रहे हो ना, हंस लो हंस लो। अच्छा सुनो रोशनी, विद्युत से नहीं डरते तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सुधीर, उससे क्यों डरूंगी मैं? पति है वो मेरा, मैंने उसके साथ कुछ कमिटमेंट निभाने हैं, इसलिए उसके साथ हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, कमीनी बोलने वाले थे ना। बोल दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है। कमीनी आजकल कोई गाली नहीं है, बड़ा प्यार का शब्द है। प्यार में बोलते हैं लोग एक दूसरे को। बेखबर सी मेरी आंखें सिर्फ चारों तरफ सुधीर को ढूंढ रही थीं। शायद वेटर के पास कोई खड़ा था, लेकिन उसने तो ब्लू शर्ट पहनी है और सुधीर ने तो आज पिंक शर्ट पहनी है। 1 घंटा हो गया, खाने के बाद वेटर कुछ डेजर्ट्स लेकर आया। बस ज़बरदस्ती खा रही थी और कुछ वक्त बीत गया। वेटर को इशारा किया कि बिल ले आए और उसने पास आकर कहा, मैडम आपका बिल तो पेड है, सर ने पे कर दिया था। मन हुआ वेटर का सर फोड़ दूं। क्यों लिया सर से पैसे? क्या मैं अपने खाने के पैसे नहीं दे सकती? लेकिन वेटर की क्या गलती। शांत हो गई। जाना ही था, उठना था मुझे वहां से। मेरी फ्लाइट का भी समय हो रहा था। अपना लगेज लिया और टैक्सी मंगवाई। एयरपोर्ट पर चेक इन करने का मन नहीं था। मेरी सब्र का बांध टूट रहा था। फ़ोन पर ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। तय किया था दोनों ने कि जब अलग होंगे तो एक दूसरे के नंबर डिलीट कर देंगे। इसके बिना तो रिश्ता टूटने से रहा। नहीं रह सकते थे ना दोनों एक दूसरे के बिना। 1, 2, 3, 100 न जाने कितने नंबर गिन लिए। अब और नहीं। सुधीर का नंबर नहीं मिला, नहीं लगा उसका नंबर, और एक बार लगा तो फ़ोन कट गया। मैसेज करने लगी, यहीं तक का साथ था। तो हमें ऐसे तो ख़त्म नहीं करना था ना सुधीर। कितनी कायर और डरपोक हो तुम। सिचुएशंस का सामना नहीं करना चाहते थे, छोड़ के चले गए मुझे ऐसे। लेकिन 10 मिनट तक भी उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा मैसेज भी कर दिया। मैं गलत थी ना अपने को लेकर? मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं तुम्हें आराम से जीने नहीं दूंगी, तुम्हें एक्सपोज करूंगी। 9 साल मेरी जिंदगी के 9 साल। या तो वापस करो या वापस आ जाओ। 5 मिनट तक इंतजार किया और फिर से तीसरा मैसेज कर दिया। क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम पर रेप का चार्ज नहीं लगा सकती? लगा सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकती हूँ मैं ये। तुमने मेरे साथ गलत किया है। बस मैसेज लिखा ही था, तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। प्लेन में बैठने तक भी बार बार फ़ोन चेक कर रही थी। प्लेन की उड़ान भरने से पहले तक मैंने सुधीर का नंबर लगाया, लेकिन अब नंबर बंद था और मेरी बेचैनी दुगनी होती जा रही थी। तो शायद उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया। दिल्ली से मुंबई पहुंचने में करीब 1 घंटा 50 मिनट लगते थे। जब तन के अंदर अवहेलना की बारिश होने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप किसी अंजाम तक पहुंचने के काबिल नहीं रहे हैं। दादी सही कहा करती थी। मैं न सिर्फ अपने आप से, परिवार से और समाज से लड़ी हूँ, बल्कि मैं उन सिचुएशन से भी लड़ी हूँ जो तुम सोच नहीं सकते। जहाँ पता था ना कि परिणाम मेरे विरुद्ध होगा, मैं वहाँ भी लड़ी तो कहीं जीती कहीं हारी। शर्त है जब हारो तो अपनों को भी खबर ना लगने दो, और जीतो तो सबसे पहले खुद को खबर करो।
दादी की रोशनी भटकी हुई रोशनी भटक गई थी अपनी राह से। आँख बंद करके कुछ सोचने की कोशिश की। क्या 9 साल के इन एक्सपीरियंस के साथ एक नॉवल लिख सकती हूँ क्या मैं? नहीं समझ में आ रहा था। नहीं मिला मुझे उस सवाल का जवाब। यही सब होगा कि मुंबई से सीधे बनारस चली जाऊं। बड़े दिनों से तमन्ना थी ना, बनारस जाके साधना करूं, हिप्नोटिज्म सीखूं। अब शायद कर पाऊंगी। कोई रोकने वाला नहीं रहा ना मेरे पास। बहुत वक्त बाद अंदर का तूफान शांत होने लगा था। मुंबई में उतरी तो बारिश हो रही थी। अपना लगेज लेकर बाहर आई, टैक्सी में बैठकर फ़ोन ऑन किया और देखा सुधीर की 2 मिस्ड कॉल थी एक मैसेज पे। कितना सुकून मिला था उन मिस्ड कॉल को देखकर। जल्दी से उसके मैसेज को पढ़ा मैंने। तुम भी ना रोशनी, मैंने कहा था अलग होने को। लड़ाई तो हम पिछले 9 सालों से हमेशा से करते आ रहे हैं। नया क्या था? तुम इतना हिल जाओगी मुझे लगा नहीं था। मुझे लगता था हम दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग तुम हो। तो क्या सोचा है? मुंबई से कहाँ जाना है, हैदराबाद या बनारस? अच्छा ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। मैंने अभी अभी एक कविता लिखी है तुम्हारे लिए, व्हाट्सअप करूँगा। बस देवी जी एक गुजारिश है आपसे, ये बनारस जाकर शमशान में रहना हिप्नोटिज्म सीखने जैसा सोच मत लेना। कुछ लिखने के लिए हर चीज़ को भोगना ज़रूरी होता है। वैसे एक आइडिया दूँ, हमारे रिश्ते पर एक नॉवल लिख सकती हो तुम। चलो इसके बारे में मैं हैदराबाद में बात करूँगा तुमसे। आओगी ना उसी रिजॉर्ट में? टेक केयर रोशनी, आई लव यू।